भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन क्या हम सच में पूरी तरह से आज़ाद हैं? आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुतों को परेशान करता है। क्या भारत आज भी एक औपनिवेशिक हैंगओवर में जी रहा है? मतलब 1947 में जो राजनीतिक आज़ादी मिली, क्या वो उन सिस्टम्स और उस सोच को ख़त्म कर पाई जो अंग्रेज़ यहाँ छोड़कर गए थे? इस पूरी बहस की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं तीखे तर्क से कि आज़ादी के बाद हुआ क्या। गोरे अंग्रेज चले गए और उनकी जगह काले अंग्रेजों ने ले ली। मतलब शासकों का रंग तो बदल गया, पर शासन करने का तरीका और वो मानसिकता, वो शायद वैसी की वैसी ही रही। सत्ता बदली, सोच नहीं। तो बात यह है कि असली आज़ादी सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं होती। ये अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को, अपनी आत्मा को वापस पाने का नाम है। इस तर्क के मुताबिक हमारे बहुत सारे सिस्टम आज भी वही हैं, बस उन्हें चलाने वाले चेहरे भारतीय हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये औपनिवेशिक मानसिकता ये आती कहाँ से है? इस तर्क का पहला पिलर है हमारी एजुकेशन सिस्टम की तरफ, वो सिस्टम जो हमारी पीढ़ियों की सोच को आकार देता है। ये बात अक्सर लॉर्ड मैकाले से जोड़ी जाती है और ये उस एजुकेशन सिस्टम के पीछे की नीयत को साफ कर देती है जिसे बनाया गया था। मकसद क्या था? एक ऐसा क्लास तैयार करना जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन जिसकी पसंद, जिसकी सोच, जिसका जायका सब कुछ अंग्रेजी हो। अब यहाँ जरा दो अलग अलग मॉडलों का फर्क देखिए। एक तरफ थी हमारी पारंपरिक गुरुकुल व्यवस्था, जो स्किल बेस्ड थी, होलिस्टिक थी, जहां आर्किटेक्चर से लेकर कानून तक 18 अलग अलग विषयों को शास्त्र की तरह पढ़ाया जाता था। और दूसरी तरफ आई मैकाले की व्यवस्था, जिसका मकसद सिर्फ क्लर्क और हुक्म मानने वाले कर्मचारी पैदा करना था। और इसका नतीजा क्या निकला? एक ऐसी पढ़ाई जो हमारी असल जिंदगी से कोसों दूर है। जरा सोचिए, x+y² का फॉर्मूला रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आता है? या हमें कनाडा का क्लाइमेट तो रटा दिया जाता है, पर अपने ही इलाके की मिट्टी और मौसम की समझ नहीं होती। ये एक ऐसे सिस्टम की पहचान है जिसे हमारी ज़रूरतों के लिए बनाया ही नहीं गया था। अच्छा, शिक्षा की बात तो हो गई, पर एक और बहुत बड़ा एरिया है जहां ये औपनिवेशिक विरासत आज भी जिंदा है, और वो है हमारे कानून। लेकिन हाँ, अब इस दिशा में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जो सीधे सीधे इस ऐतिहासिक आलोचना से जुड़ते हैं। सोचकर देखिए, 150 सालों से भी ज्यादा भारत का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उन कानूनों पर चल रहा था जो अंग्रेजों ने बनाए थे। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, ये सब ब्रिटिश राज की ही देन थे। लेकिन अब हाल ही में भारत ने इन पुराने कानूनों को बदलने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आईपीसी की जगह है भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सिर्फ नामों का बदलना नहीं है, बल्कि ये औपनिवेशिक अतीत से पीछा छुड़ाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अब शिक्षा और कानून से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये बहस हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति तक कैसे पहुंचती है। अर्थव्यवस्था के मैदान में ये बहस स्वदेशी के आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। ये वही स्वदेशी है जो हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा था। मतलब आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में बनी चीज़ों को अपनाओ और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करो। इस तर्क को वजन देने के लिए एक आंकड़ा सामने रखा जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ चाय और कॉफ़ी बेचने वाली विदेशी कंपनियां हर साल भारत से करीब 5,600 करोड़ रुपए बाहर ले जाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां देश की संपत्ति को बाहर ले जा रही हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक नैतिक सवाल भी बन जाता है। ये तर्क हमारी पसंद को सीधे देश की ज़मीनी हकीकत से जोड़ता है कि जब देश में ही करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, तो क्या विदेशी कोल्ड ड्रिंक पीना एक तरह का राष्ट्रीय अपराध नहीं है? तो ये सारी बातें, चाहे वो शिक्षा हो, कानून हो या अर्थव्यवस्था, ये सब हमें एक बहुत ही गहरे, एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारे असली मूल्य क्या हैं? एक समाज के तौर पर हम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? यहाँ दो अलग अलग जीवन दर्शनों का टकराव है। एक तरफ है भोग की पश्चिमी सोच, जो कहती है कि तरक्की का पैमाना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जमा करना, उनका इस्तेमाल करना। और दूसरी तरफ है त्याग का भारतीय आदर्श, जो ये मानता है कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा छोड़ता है, वही सबसे बड़ा है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
क्या आज़ादी सिर्फ एक दिन की घटना थी जो 1947 में हो गई, या फिर ये डीकॉलोनाइजेशन की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो शायद अभी शुरू ही हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए असल में आज़ाद होने का मतलब क्या है।